इन्हीं सब पशु पक्षियों की, इन्हीं जानवरों की, इन्हीं सब की तो ये दुआएं सुन रही है धरती। अब धरती को हमने फाड़ दिया, खोद दिया, लोहा गाड़ दिया, सरिया गाड़ दिया, गड्ढे बना दिए। हमने धरती में क्या कितना कुछ धरती के साथ अन्याय किया। तो वो धरती, अब उसका कुछ तो हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा ना। अब हमें उसका कुछ तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो हाँ 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 और हाँ, समझना मजबूरी इसलिए होगा कि मुश्किल ये है कि इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि आदमी को, चलो ठीक है, आदमी का एक प्ली ये होती है सबकी खुलते ही कि सब हमें जो है सब, हाँ हाँ, सब लोगों का ये रहता है एक वो कि सब हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा अगर हम जंगल में जाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम आपको ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि आपने शहरों में कृत्रिम खर्चे बढ़ा लिए हैं। आपने आर्टिफिशियल एक्सपेंसेस क्रिएट किए हुए हैं जितनों की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भी बात बिना अनुभव के नहीं कहता। मैं शहरों में भी रहा हूँ, बड़े से बड़े शहर में रहा हूँ, मुंबई में रहा हूँ, दिल्ली में लगभग 15-16 साल रहा हूँ, और उसके अलावा वैसे शहरों में भी रहा हूँ जो कमिश्नरी मुख्यालय में। कोई ऐसा नहीं कि गाँव में, ठीक है, जन्म मेरा गाँव में हुआ, कस्बे में हुआ, और अभी मैं बिल्कुल गाँव में हूँ जहाँ 2-2 किलोमीटर पर दूर दूर तक मकान है। तो मैं ऐसे नहीं कि खाली सुनी सुनाई बात या ऐसी कहीं से पढ़ लिया, किसी ने भेज दिया मैसेज, उसके आधार पर कोई बात कह रहा हूँ। तो हमने खर्चे दिल्ली में रहकर, नोएडा में रहकर, बेंगलोर में रह करके, मुंबई में रह करके, गोवा में रह करके, हमें 1 लाख रुपये इसलिए चाहिए कि वो तुम टैक्स दे रहे हैं उन शहरों में रहने का। वहाँ के जो, वहाँ 5,000 रुपये आपको बिजली का बिल देना है, वहाँ 5,500 रुपये आपको सोसाइटी का मेंटेनेंस देना है, वहाँ बच्चे की फ़ीस भी उतनी ही महंगी है, वहाँ गाड़ी में पेट्रोल भी वैसा ही है, वहाँ और चीज़ों के खर्चे भी वैसे ही हैं, वहाँ सब्ज़ी आपको यहाँ मिलती है किलो में, यहाँ धनिया है 60 रुपये किलो, वहाँ आपको मिलेगा 50 रुपये का 100 ग्राम। यहाँ मटर है 40 रुपये किलो, वहाँ मिलेगी आपको जो है 40 रुपये की 250 ग्राम। तो ये हम, जैसे हम बीघों में से घट करके, हम बीघों में, हम हवेलियों में, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े घरों में रहने के आदी थे, उनसे घट करके हम दड़बों में चले गए। हम चीज़ों को संक्षिप्त करते गए। ऐसी जो हम किलो में, धड़ों में, और 10 किलो और 20 किलो, 50 किलो और कुंटलों में अनाज और सब्जियां और फल और चीज़ें खरीदते थे, वो हम ग्रामों में आ गए। हम 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम मटर, 50 ग्राम अदरक, ये ग्रामों में आ गए हम। तो हमने जो जीवन के लिए मूल्यवान चीज़ें थी उनमें कमती करते चले गए, और जो फालतू का आर्टिफिशियलनेस थी उसको बढ़ाते चले गए। सबके लिए संभव नहीं है, सब कर भी नहीं पाएंगे चाहें तो भी। लेकिन अगर जो जितना समझदार होगा उतनी जल्दी जागेगा। अगर आपका खर्चा, देखिए यहाँ एक उदाहरण के तौर पर, क्योंकि जो आदमी जिसका अनुभव होता है वैसी बात वो कर सकता है। हमारा बिजली का बिल, एक बिल 300 रुपया आता है 2 महीने में, एक बिल 1,000-1,200 रुपया आता है 2 महीने का, जिसमें सारे गीज़र, सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फ्रिज लगातार चलते हैं और भी चीज़ें काम करती हैं जो एसेंशियल पार्ट है, लाइटें भी हैं, सब कुछ है। और ये पर्सनल घर का होगा तो 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं आता। आश्रम का है इसलिए मैंने 1,000-1,200 भी बोला, जो बड़ा कनेक्शन है। आपके जो सब्जियां वहाँ ग्रामों में मिलती हैं, वहाँ किलो में मिलती हैं, ताज़ी हवा, ताज़ा सब कुछ। ये ज़रूरी नहीं है सारे लोग मसूरी आ भी नहीं सकते हैं, संभव भी नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। लेकिन अपने शहरों के आसपास के जो ग्राम हैं, उन गाँवों में हमें लौटना चाहिए। बहुत पहले, मैं 25 साल पहले एक अखबार में सीरीज चलाता था, चलें गाँव की ओर। वो आज भी हमें करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा, वरना तो क्या होगा, बच्चों को फिर आप जो है टूथपेस्ट में तो घी आया करेगा, जैसे टूथपेस्ट आता ना, ऐसा घी आया करेगा। थोड़ा ढक्कन खोला, रोटी पर थोड़ा निकाला ज़रा सा और लगा दिया, और बताया देखो ये घी होता है। या इंजेक्शन लगेंगे कि साहब केसर का इंजेक्शन बताया है डॉक्टर ने, प्याज का इंजेक्शन है। या अब देखिए ये मैंने तो बहुत पहले कही थी ये बात कि आपको सेब के जूस का इंजेक्शन। अब ये जो आपको कोविड का जो वैक्सीनेशंस हो रहा है, ये इम्यून का ही तो इंजेक्शन है, दवाई का इलाज थोड़ी, ये बीमारी का इलाज थोड़ी है, ये बीमारी की दवाई नहीं है, ये आपके इम्यून को बूस्ट करने का एक बूस्टर है। तो ये बूस्टर के इंजेक्शंस आने लगेंगे, वो दिन दूर नहीं होगा। ये चीज़ें प्रकृति अपना हिसाब किताब चुकता करती है। हमने पेड़ काट डाले, हरे पेड़ उजाड़ दिए, पक्षियों को नहीं बख्शा, जानवरों को नहीं बख्शा, हमने शिकार किए, हमने धरती को रौंद दिया, उसके धरती के सीने में हमने सरिये गाड़ दिए, उसमें गड्ढे बना दिए, उसमें कंक्रीट के जंगल बना दिए, हमने जो तालाब थे उनको सुखा दिया, जो नदियाँ थी उनको गंदा कर दिया। मतलब जो भी कुछ हम कर सकते थे प्रकृति के साथ खिलवाड़, वो हम करते चले गए। और फिर सोच ये रहे हैं कि प्रकृति माँ आपका संरक्षण करे।
तो आप तो उदंड बच्चे हुए, आप तो नकारा और ऐसे ऐसे बच्चे हुए जिसने धरती माँ की नाक में दम कर रखा है। तो अब धरती माँ के सामने आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, इसलिए मुंह पर मास्क लगाए घूम रहे हैं। हम धरती माँ को, प्रकृति माँ को, परमात्मा को मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं, तो सबके मुंह ढके हुए हैं। जब तक हम प्रकृति के संरक्षण की तरफ पुनरुक्त नहीं होंगे, वापस नहीं लौटेंगे, तब तक हमारा संतुलन जीवन का नहीं बनेगा। और जहाँ जिन गांवों में, जिन देशों में, जिन प्रदेशों में, जिन बस्तियों में, जिन क्षेत्रों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन भी जगह पर अभी भी प्रकृति का संतुलन और समन्वय स्थापित है, वहाँ कोई ज़्यादा आफत नहीं है। आप देखिए ना, केरल सर्वाधिक साक्षर प्रदेश, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, दिल्ली राजनीति का गढ़, बेंगलोर अब वही शहर, निशाने पर भी वही शहर हैं, ग्राफ भी उन्हीं का जाए। और आज अभी की बात नहीं है, पिछले साल मैंने मई जून में भी बोला था ये कि जब भी इसका कैलकुलेशन होगा, जब भी आप इसका आंकड़ा निकालेंगे, ये मुंबई और जो बाकी शहर हैं, जिनको जो सो कॉल्ड बहुत आधुनिक शहर हैं और जिनमें रहने वाले सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे आधुनिक इंसान हो गए, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं जिनमें सोचते हैं लोग, जो एक एक्चुअली जो दिखावे वाले शहर हैं, तो वहाँ सब कुछ दिखावे का रह गया। तो हमारा जो, अब आपको कई बार लगेगी कि ऐसी कड़वी बात कहते हैं, लेकिन अब कड़वी ही बात तो काम भी करती है, वरना तो सीधी बात तो कभी समझ में भी नहीं आती, और जब इसका प्रसंग ना हो तो ये बात वैसे ही निरर्थक हो जाती है। तो ये प्रासंगिक तभी होती है जब वक्त पर कही जाए। जीवन, जैसे मैं सदा बोलता हूँ, सदा मैं कहता हूँ कि जीवन अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखना नहीं चाहिए। अगर अच्छा होगा तो अच्छा दिखेगा भी, लेकिन मुश्किल ये है कि हम अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा होना नहीं चाहते। जो दिख अच्छा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो ही, लेकिन जो अच्छा होगा वो निश्चित तौर पर दिखेगा भी अच्छा ही। शालिनी, कुछ बोलोगी तुम? अभी जो वर्तमान हालात हैं दिल्ली के हैं, हाँ, दिल्ली के हालात तो ये है कि अब दिल्ली में पहचानने के लिए आदमी को पहले या तो मास्क हटाना पड़ता है, वो शील्ड हटानी पड़ती है। हाँ। तो दिल्ली में देखने और दिखाने दोनों लायक नहीं रह गए हैं। नहीं, वो दिल्ली को देखने लायक रह गया कि हम बाहर निकल सके। हाँ, तो ये थोड़ा सा ये हमें समझने की ज़रूरत है इसको। तो अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो फिर हम और ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। और आप देखिएगा, दुनिया में भी वही देश ज़्यादा प्रभावित हुए जो देश ज़्यादा आधुनिक थे। अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, इटली, ऐसे शहरों को आप ग्राफ पर लेते जाएं जो छोटे शहर, चिली में कुछ नहीं हुआ, सेशल्स में कुछ नहीं हुआ, मालदीव में कुछ नहीं हुआ, ऐसे लगभग पूरी दुनिया में 225 देश हैं, 225 के 210 के करीब देश हैं, उनमें से 20 देश को आप गिन लीजिए जो इफेक्टेड हुए हैं, जो अत्याधुनिक वो थे देश थे, वो इफेक्टेड हुए हैं। जो नियर टू नेचर हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ा है, जो बहुत प्रकृति के नज़दीक हैं, वहाँ इस तरह की कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं, वहाँ वो अभी ग्राफ उसका कम है। तो सीधा सा संबंध है कि अगर हमें अपने जीवन को नर्चर करना है तो हमें नेचर के निकट रहना पड़ेगा, नेचर के साथ रहना पड़ेगा। तो अब कोरोना बार बार आपको ये दस्तक दे रहा है। अभी पिछले बार बहुत पहले उसमें हमने कहा था कि इसका सेकंड वर्जन आएगा, अब इसका एक थर्ड वर्जन भी आना है। अगर हमने ज़्यादतियाँ बंद नहीं की तो हमें और अधिक खामियाजे उठाने पड़ेंगे। और आप देखिएगा, आज एक बात और मैं आपसे बोल रहा हूँ शालिनी, तुम याद रखना इस बात को। जैसे एक समय था लोग ये जो चीज़ें हमारे लिए अहितकर थी, लोग उनका सेवन करते थे, लोग भांग पीते थे, लोग सुल्फा खाते थे, लोग पता नहीं चरस, मतलब बहुत तरह की चीज़ें जो हार्मफुल थी बॉडी के लिए, लोग उनका प्राय सेवन करते थे। अभी 30-40 साल पहले तक की बातें हैं। बहुत तरह के ड्रग्स, बहुत तरह की चीज़ें वो चलती थी, लोग उनका इस्तेमाल करते रहते थे सामान्य जीवन में, लोग उसको एक रूटीन का हिस्सा समझते थे। बहुत शीघ्र दुनिया में ऐसी व्यवस्था होगी कि बहुत सारे नॉन वेज की कैटेगरीज में आपको बैन करना होगा, बैन, कि जैसे सी फूड आप नहीं खा सकते हैं, आप बर्ड्स को नहीं खा सकते हैं, आप जितने स्तनधारी हैं, स्तनधारी को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो जिसमें चमगादड़ भी आता है, ये जो दूध पिलाती हैं मादाएं अपने बच्चों को, वो स्तनधारी कहलाते हैं। जितने भी स्तनधारी हैं, ये इनके खाने पर बैन लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, दुनिया भर की सरकारों को। भारत की बात नहीं, इसमें कोई मजहब की बात नहीं है, ये आपके हेल्थ से ताल्लुक़ रखता है। सरीसृप को खाने पर बैन लगाना पड़ेगा। जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स को बैन करना पड़ेगा। जितने कीट पतंगे हैं, अभी मैं एक बार गया इधर चाइना और इधर कोरिया, और इस तरफ तो मैंने देखा कि वहाँ वो भुने हुए ततैये
और ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सांप के चिप्स, आप सोच सकते हैं। तो वो तो ये भक्ष और अभक्ष का ध्यान करना पड़ेगा, और ये मजबूरी हो जाएगी। ये देश इस चीज़ को बैन करेंगे, WHO की तरफ से आएगा या जो भी दुनिया की काउंसिल्स हैं वो इसको डिसाइड करेंगी कि नॉन वेज भी बंद होगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये शराबें भी बैन होंगी। एक मैंने बताया ना, एक समय तो ऐसा था जब आपको चरस, अफीम, गांजा, जो हिप्पीज़ युग था, हिप्पीज़ जो लेट 70s और मतलब अर्ली 70s और लेट 60s का जो युग था, उसमें तो वही शौक था कि उस समय वो नशा, दम मारो दम, फिल्में भी ऐसी आती थी ना उस समय, तो वही सब धुआं धावां और ये सब सारी चीज़ें, और बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े चीज़ें और बड़ी मोरी की पैंटें और चुस्त कपड़े, ये सब उस तरह के फैशन थे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वो उससे बाहर आने की ज़रूरत है। तो ये बहुत शीघ्र ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ों के भक्ष अभक्ष आपको तय करने। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो कल्चर अब बार का आ गया ना, बार ये बार खुल गए हर जगह, ये बार एक कल्चर हो गया है। अब देखो जितने बार थे, जरूर वहां जाना है। जितने बार थे उन सबसे बाहर हो गए हैं लोग। अब खोल के रखो ना, आदमी नहीं मिलेगा आपको जाने के लिए। कोई चीज़ तो तब उपयोगिता में ला पाओगे जब आप होगे। आपकी प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छाई बुराई, बड़े बड़े पब, बड़े बड़े बार, बड़े कज़िनो, बड़ी चीज़ें, बड़े कुज़ीन आप तब इस्तेमाल कर सकेंगे जब आप होंगे। आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप ही नहीं रहेंगे दुनिया में, मनुष्य ही नहीं रहेगा अगर, तो वो क्या चीज़ का इस्तेमाल कर पाएगा। मनुष्य का रहना बहुत अनिवार्य तत्व है इसमें, और मनुष्य ने जो काम किया है ये तो आप सही कह रहे हैं क्योंकि अभी बच्चे घरों में अपने आप को क्वारंटाइन करके बैठे हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर बैठे, सब तो अभी वेजिटेरियन डाइट पर ही आ गए ना। हाँ, वही दलिया खिचड़ी और हाँ, मतलब कहाँ किसी ने 15 दिन के क्वारंटाइन टिका हो कि मैं चिकन खा रहा हूँ, बिल्कुल, फिश खा के ठीक हो रहा हूँ। या दुनिया का कोई भी डॉक्टर इस बात को कहे कि साहब अब ये करिएगा, आप उस समय जितने ये लोग प्ली देते हैं कि साहब हमें ड्रिंक करने से ये होता है वो होता है, कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है दुनिया भर का, कहीं का, किसी भी देश का, तो लिखता हो आपको कि आप शाम को जो है दो चम्मच शराब भी पिएं और आप दवाई को शराब में घोल लें और पी लें। कोई डॉक्टर नहीं प्रेस्क्राइब करेगा, पता है वो जहर है। शराब अक्सर में एक धीमा जहर है। जैसे हम अगर अधिक जहर का इस्तेमाल कर लें तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शराब हमें मृत्यु को तो उपलब्ध नहीं कराती, लेकिन हमारे शरीर को धीरे धीरे डैमेज करती जाती है। शराब में जहर ही तो होता है। ये जहर जब बहुत हल्की मात्रा में मिलता है तो ये हमें जो तथाकथित स्फुरा जिसको बोलते हैं, हालांकि देखो जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, एक भोगी जिस चीज़ को क्षण भर के लिए भोगता है, एक योगी 24 घंटे उस त्वरा में रहता है, उस आनंद में रहता है, उस पुलक में रहता है, उस तिरक में रहता है। एक अच्छा योगी जैसे एक दो पैग लगा के थोड़े से लोगों के इधर उधर को उन्हें थोड़ा आनंद की झलक मिलती है ना, उस हिसाब से तो एक योगी तो हर समय 4 पैग लगाए घूम रहा है। वो परमात्मा के नशे में धुतता है हर समय। उसको वही आनंद, वही स्फुरा, वही ताजगी, वही पुलक, वही चहक उसके जीवन में रहती है हर समय, क्योंकि वो 24 घंटे इसकी तो मात्रा है। ये तो आप किसी चीज़ पर अवलंबित हैं, किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं। आपने 2 ढक्कन कुछ पिया तो आपको कुछ हुआ, लेकिन जिसने 1 ढक्कन परमात्मा पी लिया वो 24 घंटे मजे में है। उसका हर समय नाचने का मन कर रहा है, हर समय गाने का मन कर रहा है, हर समय झूमने का, हर समय मस्ती का मन कर रहा है। वो बच्चों जैसा हो जाते हैं। कहते हैं ना संत और बच्चे एक जैसे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि उनकी ताजगी एक जैसी मैच करने लगती है। फिर जैसे बच्चे हर समय ऊर्जा से भरे हैं, ऐसे ही आपको संत ऊर्जा से भरे हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि वो वहीं पहुँच गए, उनमें भी वही उसी तरह का एलिमेंट क्रिएट हो गया। तो ये हमें, अगर हम इसको समझ लें, जितना जल्दी समझेंगे और जो भी समझ लेगा उसको लाभ होगा। तो हम जहाँ से हमने बात शुरू की, हम दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, मुझे कोई किसी शहर से कोई गुरेज नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी बहुत बड़ी व्यवस्था है, आप किसी ऐसे सरकारी जॉब में, किसी ऐसी व्यवस्था में फंस गए हैं कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, या कोई और बात ऐसी है जिस वजह से आप नहीं जा सकते हैं, तो ज़रूर आप उसको करें। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ देखा देखी में भीड़ बढ़ा रहे हैं शहरों की, उसका कोई बहुत खास ताल्लुक़ नहीं है। वो दूसरा शहर भी बहुत अच्छा चुन सकते हैं और बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, बहुत शांतिपूर्वक, आरोग्यपूर्ण, आनंदपूर्ण, समयपूर्ण। समय भी होगा। फिर अभी रह तो रहे हैं, पति आता है 11 बजे, अब संडे वाले पापा हैं, बाकी दिन पापा को समय ही नहीं मिलता। संडे कोई मिलते हैं बस बेचारे, बाकी दिन उनके पास समय ही नहीं है। ऐसे भी एक मैं परिवार को जानता हूँ, तो अपने वो बच्चा कहते हैं ये संडे वाले पापा हैं, वो संडे को ही मिलते हैं, क्योंकि वो जब 11 बजे आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं। जब वो सवेरे 7 बजे घर से निकलते हैं तब बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। जब पापा सोकर उठते हैं तो बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो पापा ऑफिस होते हैं, और जब पापा ऑफिस से घर आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं। वो कभी मिलते ही नहीं हैं। वो संडे में मिलते हैं दोपहर को 12 बजे, तो कहते हैं संडे वाले पापा।
तो फिर ये ऐसी स्थिति बनेगी। तो हम लाइफ इज़ टाइम, और अगर आप टाइम ठीक से आपस में बिता ही नहीं सके, आप समय को साथ में जी ही नहीं पाए, एक संयुक्त रूप से परिवार का टाइम जो साथ में संग था, एक दूसरे को समझने का मौका था। 40-40 साल आदमी साथ रहते हैं, एक दूसरे को जान ही नहीं पाता, एक छत के नीचे रहते हुए लोग अजनबियों की तरह रह रहे हैं। तो ये हाँ, तो वो पूरा कब होगा? जब आप एक दूसरे को समय देंगे, अपने आप को भी समय देंगे। अभी अपने आप को समय देने का इतना अच्छा समय है जिसकी, लेकिन हम चूँकि हम इनोवेशन से दूर हो गए, हम क्रिएटिविटी से दूर हो गए, हमने पेंटिंग बनानी छोड़ दी, हमने म्यूज़िक बनाना सीखना छोड़ दिया, हमने जो है रंगोलियाँ बनानी छोड़ दी, हमने नए नए पकवान, नई नई चीज़ें बनानी छोड़ दी, हमने अच्छे लेख लिखने बंद कर दिए, हमने अच्छी पुस्तकें, हमने अच्छी कविताएँ, हमने वो सब बंद कर दिया जो क्रिएटिव था। हमने पौधों की देखभाल बंद कर दी, हमने सब कुछ बंद कर दिया, खेलना बंद कर दिया। अब खेल कोई और रहा है, हम बैठ कर देख रहे हैं। अब बागवानी कोई और कर रहा है, हम बैठ कर देख रहे हैं। अब डांस कोई और कर रहा है, हम बैठ कर देख रहे हैं। अब क्रिकेट कोई और खेल रहा है, हम बैठ कर देख रहे हैं। पेंटिंग कोई और कर रहा है, हम बैठ कर देख रहे हैं। म्यूजिक कोई और बना रहा है, हम बैठ कर सुन रहे हैं। गाना कोई गा रहा है, हम बैठ कर सुन रहे हैं। एक दिन वो भी आएगा कि प्यार कोई और करेगा और हम बैठ कर देखेंगे बस। हम जो है हम बैठ कर देखेंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं होगा उसके अलावा। ये स्थिति होगी हमारे पास, क्योंकि हम बिजी विदाउट वर्क है ना। हम लोग फालतू के झंझटों में अपने जीवन को गंवा रहे हैं, खपा रहे हैं, खराब कर रहे हैं। जीवन जीने की कला बदलनी पड़ेगी, मतलब अब एग्जैक्टली के बाद हमें जीना कहाँ सीख पाते हैं हम जीवन को काट रहे हैं, एक्चुअली जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। और काट कोई कहते हैं समय काट रहे हैं, समय को कोई काट नहीं सका है, समय सबको काट देता है। समय को काटा ही नहीं जा सकता, समय को तो जिया जा सकता है। समय एक ऐसी नदी है जिसमें आप वापस दोबारा नहीं उतर सकते, क्योंकि जिस नदी में आप उतरे थे वो तो बहकर जा चुकी। जिस नदी में आपने पांव रखा था वो तो आगे बढ़ गई, अब उस नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते। उस नाम की नदी के पास आप जरूर खड़े हैं, लेकिन वो नदी आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसे जो समय है वो रोज़ हमारे जीवन से क्षरित हो रहा है, रोज़ हमारे जीवन से झड़ रहा है, समाप्त हो रहा है, वो हमारे जीवन से निर्मूल हो रहा है, लेकिन हमें उसके प्रति बहुत कम है। और ये सारा झंझट हमने जान को खुद पाल लिया है, जिसका इस सारी मकड़ी का जाला हमने खुद बुना, और फिर जब उसमें हम फंस गए तो फिर हमें ये समस्या है कि हम इसमें फंसे हुए। तो बहुत सारे लोग जिनके पास विकल्प हैं उन्हें करना चाहिए। मैंने तो पिछले एक वर्ष पहले ही, लगभग इन्हीं दिनों में जब ये कोविड और ये सब शुरू हुआ था, तब बोला था कि ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिनको हम बहुत छोटे शहरों में विस्थापित कर सकते हैं। जितने सैलरीड लोग हैं वही सारे बुजुर्ग हैं, वही सारे प्रॉब्लम में ज़्यादा रहते हैं, उनके साथ प्रिकॉशंस ज़्यादा हैं, उनके इलाज चल रहे हैं, उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत है। हम छोटे शहरों में उनको विस्थापित करें। उनकी आमदनी तो फिक्स है भाई, उनकी आमदनी फिक्स है, उनको तो 50,000, 30,000, 40,000 जितना भी मिलना है, पेंशन 1 तारीख को आई जानी है, तो उनकी इनकम का वाला तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब हम ऐसे कम्युनिटी सेंटर से कम्युनिटी बस्तियां बनाएं जहां सबसे पहले हम एक छोटा सा अस्पताल भी खोल दें, 10-20 बेड का, वहीं पर बाकी सुविधाएं भी कर दें, वहाँ थोड़ा सा खेलने मिलने का भी कर दें। और वहाँ उन लोगों को, ये जो शहरों में बोझ है, उन बुजुर्गों को जब ताज़ी हवा में खेल जाने का मौका मिलेगा वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वो बागवानी का भी मौका भी मिलेगा, उन्हें चिड़ियों को दाना डालने का मौका भी मिलेगा, उन्हें कुत्ते के साथ घूमने का मौका भी मिलेगा, उन्हें थोड़ी बहुत चाय बनाने का भी अवसर मिलेगा, उन्हें धूप में बैठने का भी अवसर मिलेगा, वो ताज़ी हवा भी, वो मेडिटेशन भी कर सकेंगे, वो फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन हो जाएंगे। ये हमें करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए। जो रिटायर्ड लोग हैं उनको शहरों से दूसरे, उनके लिए शहर बसाए जाएं, गाँवों के आसपास उनकी बस्तियां बसाई जाएं जो सुविधाओं से युक्त हों, और अच्छा जीवन उनको दिया जाना चाहिए। ये अगर हो सके तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर सरकारें कर पाएं तो बहुत अच्छा है ये। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी हो रही है वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पे, उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ तो ऑक्सीजन ही चारों, ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी इस टाइम पड़ी हुई है। हाँ, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी इसलिए है कि हमने ऑक्सीजन को पहले तो खत्म कर दिया, हमने सारे पेड़ पौधे तो पहले समाप्त कर दिए। अब जब पेड़ पौधे समाप्त हो गए तो ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी ना आपको। अब ये कंक्रीट के जंगल हमने खड़े कर लिए, 15-15, 20-20 माले की हमने बिल्डिंगें बना ली, उनमें हम रह करके बहुत अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं, लेकिन हम अंदर से तो खोखले हो गए ना। अंदर से जो हम खोखले हो गए, इसलिए हमें ऑक्सीजन की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और हमारे लंग्स भी, एक्चुअली ऐसा समझिए जैसे इन बड़े शहरों में आपको 90% ऑक्सीजन चाहिए, है 10%। जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ हमें 10% चाहिए, लेकिन यहाँ है 90%। यहाँ तो ये 22 मतलब ये एकदम रिवर्स है। तो ये हमें करना पड़ेगा, ये धीरे धीरे ये मजबूरियाँ करा देंगी सब। अगर हमने स्वेच्छा से नहीं किया तो विवशता सब करा देगी। अब करा रही है ना, व्यवस्था में सब कुछ करना पड़ रहा है इंसान को।
तो जितना हाँ, करा रही है, व्यवस्था तो करा रही है। लोग अब स्पेशली प्लांट्स खरीदने जाते हैं, घरों हाँ, में लगाते हैं कि ये प्लांट अब तुलसी की पत्ती, अब तुलसी की पत्ती आप डाल रहे हो, ऑक्सीजन प्लांट इन्हें घरों के अंदर रखो, हाँ, रसोई में रखो, हाँ, जहाँ बैठे हो वहां से आपको ऑक्सीजन मिले। Yes. ये मेंटालिटी हो गई अब। हाँ, ये समय सब करा देता है अगर आप आसानी से नहीं करते हैं तो। सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें। देखिए, हम तो भारत की हिंदू धर्म की देशना ही ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस दुनिया में सारे लोग सुखी हों, सारे निरोगी हों, निरामया सबसे पहले बात यहीं से शुरू होती है। और ये कहीं 1000 साल पहले से लिखा हुआ है कि हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया निरोगी रहे, लेकिन वो तब रहेगी जब वो अपने सूत्र पर काम करेगी, प्रकृति के सूत्र पर काम करेगी, अपने जीवन के सूत्र पर काम करेगी। इस आर्टिफिशियलनेस से, इस कृत्रिम भागदौड़ से, ये जो एक आडंबर हमने बना लिया अपने जीवन में, जिससे ना सुख का कोई लेना देना है, ना संतोष का लेना देना है, ना शांति का लेना देना है, ना आरोग्य का लेना देना है, ना आपकी मित्रता, ना आपके संबंध, किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं। इस हम एक भाग दौड़ में बस हम क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि कोई और भी दौड़ रहा है। कोई और क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उससे आगे भी कोई दौड़ रहा है। फिर सबसे अगले वालों को आप जाकर के पूछो कि भाई तू क्यों दौड़ रहा है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं मैं क्यों दौड़ रहा हूँ। तो ये पोजीशन है, ये स्थिति है। सब एक दूसरे को देखा देखी भाग रहे हैं। हाँ, और किसी को कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जाना है हमें। चलो, स्पीड उतनी मायने नहीं रखती, कम या ज़्यादा ठीक है, लेकिन ये तो पता हो कि जाना कहाँ है, गंतव्य तो ठीक होना चाहिए ना। अगर यही नहीं पता, दिशा तो बहुत ज़रूरी है ना ठीक होना। अगर जाना आगरा है और चल दिए आप जो है देहरादून की तरफ, तो आगरा कैसे पहुँचेंगे? कभी ना पहुँच सकेंगे। तो ये एक बातें हैं। अब ये जितना, पर ये बातें ऐसा लगता है लोगों को सिर्फ बातें करने की हैं, लेकिन ये जब इनको जीवन में अमल करने लगेंगे तो उसका फिर फ़र्क दिखेगा। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव